हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं और जो ये टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते हुए चले जा रहे हो। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए लकी एजुकेशन नाम से एक ऐप्स बना हुआ है, उसमें या टेलीग्राम के माध्यम से या और कई माध्यमों से आपको उनके नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके क्लास 10th का पहला टॉपिक जो चल रहा था क्रिया व्याकरण के अंतर्गत, जहाँ पर हमने कल क्रिया टॉपिक को स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक क्रिया, हमने कल क्रिया की डेफिनेशन, परिभाषा, क्रिया के प्रकार के अलावा कौन कौन सी क्रिया कितने प्रकार की होती है, इन चीज़ों को पढ़ा था, जिनको भी मैं दोबारा से रिवाइज करा करके आपको आगे कराता हूँ। कि कार्य का करना या होना जिस शब्द से माध्यम से पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया, जो कि मैंने कल बता दिया है। क्रिया के प्रकार, क्योंकि या तो परिभाषा में से प्रश्न बनता है, ये बता दिया आपको, या फिर आपके प्रकारों, प्रकारों में भी कौन सी सकर्मक या अकर्मक क्रिया, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। क्रिया के प्रकार के अंतर्गत हमारी जो क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म आता है वो वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तथा जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म नहीं आता है वो वाक्य हमारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सकर्मक क्रिया भी हमारी 2 प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। प्रश्न जो बनने की संभावना रहती है वो सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया या फिर एक कर्मक या द्विकर्मक, यहाँ से ही एग्जामिनर पूछता है। पूर्ण सकर्मक क्रिया ऐसे वाक्य जिनमें कि जो कर्म होता है वो अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देता है, वो पूर्ण सकर्मक क्रिया। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो कर्म होता है वो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। इसके अंतर्गत जो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है वो फिर 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है वो हमारी एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिन वाक्यों में हमारे 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखें हम, कर्म को जो पहचानना है, कर्म को पहचानने के कुछ नियम होते हैं कि किसी वाक्य में कर्म है या नहीं है। किसी भी वाक्य में हमें अगर कर्म पहचानना है तो कर्म को पहचानने का सीधा सा नियम ये होता है कि जो क्रिया होती है, क्रिया से क्या तथा किसको, क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर, अर्थात कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में जो क्रिया आती है, कोई भी वाक्य बनता है वो वाक्य, उस वाक्य के अंतर्गत कर्ता प्लस क्रिया, इन 2 से मिलकर कोई वाक्य बनता है। अर्थात किसी वाक्य में कर्म हो या ना हो उससे वाक्य पर फर्क नहीं पड़ता है। संपूर्ण वाक्य मानने के लिए, बनाने के लिए एक वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। जिस वाक्य में क्रिया है और क्रिया से अगर क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर हमें अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वो वाक्य हमारे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जिन वाक्यों में क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वो क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। अकर्मक क्रिया भी आपकी 2 प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कर्म को पहचानने के लिए क्रिया से क्या तथा किसको का जो प्रश्न किया जाता है उसमें अगर पहले क्रिया से क्या का प्रश्न किया जाएगा
तो क्या का प्रश्न करने पर अगर उत्तर के रूप में हमेशा हमें निर्जीव पदार्थ प्राप्त होगा, अर्थात जैसे कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये क्या है आपका क्रिया, क्या पढ़ते हैं, ये क्या हो गया आपका कर्म, और कर्म कौन सा है, ये आपका निर्जीव कर्म। अर्थात क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करने पर यहां पर हम कर्म की पहचान करेंगे, कर्म कौन सा है, तो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हमारी क्रिया, क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या पढ़ते हैं, हमारा उत्तर निकल करके आया अंग्रेजी पढ़ते हैं, और अंग्रेजी हमारा क्या है, निर्जीव पदार्थ है, इसलिए अंग्रेजी जो है हमारा क्या है आपके। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी क्रिया होगी हमारी, एक कर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें एक ही कर्म है। जैसे एक उदाहरण और देखें तो अध्यापक के द्वारा छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है, ये अपनी है क्रिया। अब हम इस क्रिया से अगर क्या तथा किसको या किसे का प्रश्न करते हैं, अगर क्या पढ़ाई जाती है, अगर हम प्रश्न करें क्या पढ़ाई जाती है, तो हमारा उत्तर निकल के आता है क्या पढ़ाई जाती है, हिंदी। और हिंदी कैसा है हमारा, क्या से निकल कर के आया, इसलिए कैसा पदार्थ है ये हमारा है आपका निर्जीव पदार्थ। दूसरा है किसको या किसे पढ़ाई जाती है, तो छात्रों को, और छात्र हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड कर्म हो जाएगा, दूसरा कर्म हो जाएगा, जिसको कि सजीव पदार्थ के आधार पर बोला जाता है। इस प्रकार से कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है हमारी सकर्मक और अकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक जो क्रिया होती है वाक्य होती है, किसी वाक्य के अंतर्गत हमारा एक कर्म हो सकता है, कहीं कहीं स्थिति में हमारे दो कर्म भी आते हैं। एक कर्म होने की स्थिति में सजीव कर्म पहले आता है, जैसे कि यहाँ पर अध्यापक के द्वारा छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर छात्र कैसे सजीव, इसलिए सजीव कर्म पहले आता है और निर्जीव कर्म हमेशा क्या आता है, बाद में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्रिया के साथ में आने वाला कर्ता, कभी कभी क्रिया के साथ में आने वाला जो कर्ता होता है वो कर्म जैसा प्रतीत होने लगता है, अर्थात होने को तो वो कर्ता होता है लेकिन हमें प्रतीत कैसा होता है, कर्म है। जैसे कि उदाहरण देखें हम, आकाश में बादल गरजते हैं, आकाश में बादल गरजते हैं, गरजना, ये क्या है हमारी क्रिया। अगर हम इससे प्रश्न करते हैं कर्म निकालने के लिए क्या तथा किसको का, कि क्या गरजते हैं, क्या, अगर हमने इससे पहला प्रश्न किया क्या गरजते हैं, तो हम देखेंगे हमारा उत्तर निकल के आ रहा है क्या गरजते हैं, बादल गरजते हैं। और जब बादल गरजते हैं तो हमारा ये बादल क्या हो जाता है, यहाँ कर्म होना चाहिए, लेकिन यह क्रिया के साथ में ये कर्म ना होकर के कर्ता के रूप में होता है। कैसे, जो सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें होती है उनके अंतर्गत आते हैं ये। आकाश में बादल, अब हम कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, अगर इसको हटा दिया जाए आकाश में तो वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बादल गरजते हैं हमारा ये पूर्ण वाक्य हो जाता है। इसलिए यहाँ अब ये कर्म ना होकर के क्या यहाँ पर कर्ता है। जैसे उद्देश्य और विधेय पढ़ते हैं, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार पढ़ा जाता है, उसी के आधार पर ये जो लिखा गया है आकाश में बादल गरजते हैं, ये आकाश में ये उद्देश्य के विस्तार के अंतर्गत ये आते हैं। उद्देश्य, अगर आकाश में बादल गरजते हैं तो आकाश में हटाने के बाद बादल गरजते हैं, इससे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बादल यहाँ पर है कर्म ना होकर के क्या होता है, कर्ता होता है। उसी प्रकार से एक एक उदाहरण और देखें, रात में बिजली चमकती है, अगर रात में इस दो शब्दों को हटा दिया जाए तो बिजली चमकती है, ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य होता है। यहाँ बिजली जो है कर्म के रूप में ना होकर के कर्ता के रूप में। अगर हम देखें बिजली चमकती है, क्या चमकती है, बिजली क्या होना चाहिए, कर्म, लेकिन कर्म ना होकर के यहाँ क्या होती है, वो कर्ता होती है। इस प्रकार से यहाँ कभी कभी जो कर्म होता है वो कर्ता के रूप में आता
है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम होती है, आपके सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही प्रश्न आ जाते हैं। दूसरी बात, सेकंड है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाएं। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो क्रियाएं होती है हमारी, वो 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन 8 प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया, इस प्रकार ये हमारी 8 प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। जिसमें पहली है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि कोई कार्य पूर्व कर लिया जाता है, उसके बाद में दूसरा कार्य किया जाता है। जैसे राधा घर आकर सो गई, घर आकर सो गई, पहले वो घर आई है, उसके बाद में उसका दूसरी जो क्रिया हुई है सोने की क्रिया हुई है। तो इस प्रकार से किसी वाक्य में 2 क्रियाएं आती हैं, वो आपकी कौन सी क्रिया आती है? पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी वो क्रिया होती है जिसमें कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह आपकी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। संयुक्त क्रिया, जिसमें कि एक ही धातु के अंतर्गत बनी हुई क्रियाएं होती हैं, वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। सजातीय क्रियाएं, एक ही जाति की क्रियाएं होती हैं, वो सजातीय क्रिया। एग्जाम की दृष्टि से 4 क्रियाएं ही आपके महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनमें से प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। तीसरी जो क्रिया होती है वो काल के आधार पर क्रिया, आपको कल बता दी थी। वर्तमान कालिक क्रिया होती है, भूतकालिक क्रिया होती है, भविष्यकालिक क्रिया होती है। इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि कारक काल वाच्य वाला अपना अलग से टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। अब इन क्रियाओं के अंतर्गत कई प्रकार के इनके उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। क्रिया के अंतर्गत आपने अभी तक जो क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर, प्रयोग संरचना के आधार पर एवं काल के आधार पर जो क्रिया हमने पढ़ी है, उसके बाद में हम पहले एक उदाहरण देखेंगे। इनके सभी के पहले देखेंगे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कर्म के आधार पर क्रिया में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे महत्वपूर्ण कर्म के आधार पर, उसमें पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आपको पता है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होगी जिसमें कि कर्म होगा, वो सकर्मक क्रिया। तब वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आई, और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में कर्म नहीं होगा वो वाक्य आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में कर्म है सकर्मक, जिन वाक्यों में कर्म नहीं है अकर्मक। परीक्षा की दृष्टि से एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न में से आपको एग्जामिनर ये पूछता है कि ये वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। आपको वाक्य पहचानना है कि ये सकर्मक है अकर्मक है, और वाक्य को सकर्मक या अकर्मक पहचानने के लिए मैंने आपको अभी बता दिया है कि वाक्य से क्रिया में, वाक्य में उपस्थित क्रिया से क्या या किसको या किसे का प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो अगर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वाक्य में कर्म है, अर्थात वो वाक्य कर्म से संबंधित है, सकर्मक है। और अगर हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वो वाक्य हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगर क्या और किसको, अगर इसमें से एक का उत्तर हमें अगर प्राप्त हो जाता है तो वह क्रिया जो होती है उस वाक्य में एक क्रिया होती है जिसको एक कर्मक बोलते हैं। और अगर उस वाक्य में अगर दोनों के दोनों उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्या तथा किसको, इन दोनों, तो वहाँ पर जो क्रिया होती है उसमें वो 2 कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। हम यहाँ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। पहले सकर्मक क्रिया, जैसे बच्चे आम तोड़ रहे हैं, बच्चे आम तोड़ रहे हैं, यहाँ तोड़ना क्रिया है हमारी, क्योंकि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या होती है हमारी क्रिया। तोड़ रहे हैं कर्ता, बच्चे क्या हो गए यहाँ कर्ता, कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो तोड़ रहे हैं यहाँ क्या हो गई हमारी क्रिया। वर्ब, तोड़ रहे हैं, अगर हम इससे प्रश्न करें क्रिया से कि क्या तोड़ रहे हैं या किसको या किसे तोड़ रहे हैं, अगर इसके हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा उसमें कर्म होगा। जैसे कि तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, हमारा उत्तर निकल करके आता है क्या तोड़ रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं। और आम हमारा कौन सा पदार्थ के अंतर्गत आता है, निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें आम क्या हो गया कर्म, किसको या किसे तोड़ रहे हैं इसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर किसको या किसे तोड़ रहे हैं अगर हम आम करेंगे तो आम यहाँ पर निर्जीव पदार्थ है, और यहाँ किसको या किसे से जो उत्तर निकल करके आता है वो हमेशा सजीव पदार्थ निकल करके आता है।
दूसरी बात, हमें ये पता है कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब सकर्मक क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत भी सकर्मक क्रिया दो प्रकार की मैंने बताई है आपको, एक कर्मक या द्विकर्मक। अगर हम इसमें देखें, मैंने पहले ही बता दिया, अगर क्या या किसको या किसी इन दोनों से उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो द्विकर्मक क्रिया, और एक का उत्तर प्राप्त होगा तो एक कर्मक क्रिया। हमें यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो किससे हो रहा है? क्या तोड़ रहे हैं? आम तोड़ रहे हैं, और आम एक ही कर्म है इस वाक्य में, इसलिए कौन से उसका उदाहरण हो जाएगा? ये एक कर्मक का उदाहरण होगा। उसी प्रकार पिताजी बच्चों को झुला रहे हैं, कार्य कौन सा किया जा रहा है? झुलाने का। किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा। तो पिताजी यहाँ क्या हो गए? कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है? झुलाने का कार्य किया जा रहा है, क्रिया। अब यहां पर अगर प्रश्न किया जाए, वही क्या तथा किसको का प्रश्न करेंगे। क्या, किसको। पहला प्रश्न, क्या झुला रहे हैं। अगर क्या झुला रहे हैं का प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे तो इसमें हमको पता नहीं चलता है कि क्या झुला रहे हैं। दूसरा हम प्रश्न करते हैं किसको झुला रहे हैं। जैसे हम दूसरा प्रश्न करते हैं किसको झुला रहे हैं तो हमारा उत्तर निकल के आता है किसको झुला रहे हैं? बच्चों को झुला रहे हैं। और बच्चे क्या है? यहाँ पर सजीव हैं, इसलिए ये भी हमारा कौन से उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और इसमें भी एक ही कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। उसने खिलौना तोड़ दिया, वही आपकी ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। उसने सर्वनाम के अंतर्गत इसमें कर्ता आया है। उसने खिलौना तोड़ दिया, क्रिया है, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? खिलौना तोड़ दिया, वही निर्जीव है, एक ही कर्म आया है। किसे तोड़ दिया, किसको तोड़ दिया? नहीं आया है, इसलिए ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? आपका एक कर्मक के अंतर्गत आ जाएगा। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, वही आपकी क्रिया। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक यहाँ क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, माँ क्या है? कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है, किसका? खिलाने का। खिलाना क्या हो गई? आपकी क्रिया। अगर ये खिलाने क्रिया हो गई आपकी तो इससे फिर दो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या तथा किसको या किसे। पहला प्रश्न करेंगे हम, क्या खिलाती है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो क्या खिलाती है? क्या खिलाती है? खाना। तो खाना क्या है हमारा यहाँ पर? पहला कर्म। कौन सा कर्म? पहला कर्म, खाना। और कौन सा कर्म के अंतर्गत आएगा? क्या का प्रश्न करने पर ये निर्जीव। दूसरा प्रश्न, किसको या किसे खिलाती है। दूसरा हमारा उत्तर निकल करके आता है बच्चे को खिलाती है। बच्चे क्या होते हैं? सजीव, इसलिए दो कर्म। मैंने पहले ही बता दिया था, दो कर्म होने की स्थिति में सजीव कर्म पहले आता है और निर्जीव कर्म बाद में आता है। बच्चे सजीव कर्म है और खाना निर्जीव कर्म है। इसमें हमारे दोनों के दोनों वो होंगे, इसलिए हमारा ये कौन से एग्जाम्पल होगा? द्विकर्मक क्रिया का हमारा ये उदाहरण होता है। अगला, राम बच्चों को विज्ञान पढ़ाता है, क्रिया। राम क्या हो गया? कर्ता। क्या पढ़ाता है? विज्ञान क्या हो गया आपका? निर्जीव। किसे पढ़ाता है? किसको पढ़ाता है? बच्चों को। ये क्या हो गया? सेकंड कर्म हो गया। इस आधार पर हमारा ये कौन सा हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया का ही उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आपके एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के ये विभिन्न उदाहरण हैं, जिसमें कि कहीं कहीं एक कर्म है, कहीं कहीं द्विकर्म है। इस प्रकार से आपकी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ऐसे वाक्य जिसमें कि कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया आती है। जिसमें देखें हम, रमा सोती है। रमा क्या है? यहाँ कर्ता प्लस सोती है क्या हो गई? आपकी क्रिया। मैंने पहले बता दिया, कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। कर्म उस वाक्य में हो या ना हो, वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात किसी वाक्य को बनाने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो सब्जेक्ट और आपकी एक वर्ब, अर्थात कर्ता और क्रिया। अगर हम इस वाक्य में देखें तो रमा सोती है, रमा हमारा कर्ता हो गया, सोती है क्या है? क्रिया। अगर हम इससे फिर वो प्रश्न करें कर्म निकालने के लिए, क्या और किसको या किसे का प्रश्न करें तो क्या सोती है, इसका हमें उत्तर निकल करके नहीं आ रहा है। क्या सोती है? उत्तर निकल करके नहीं आ रहा है।
किसको या किसे होती है तो भी उसका उत्तर निकल करके नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं है, इसलिए हमारा ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से बैल दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई, बैल करता हो गया, क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये भी। वर्षा रोती है क्रिया हो गई, रोना क्रिया है, इसमें भी क्या रोती है, किसे या किसको रोती है, इसका उत्तर निकल के नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या है हमारा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन और बहुत बच्चों से गलत हो गया। अगर इस प्रश्न को ढंग से देखेंगे आप, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है क्रिया, अगर इस क्रिया से अगर हम दो प्रश्न करेंगे, क्या, किसे या किसको, देखें पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, उत्तर निकल के आता है हमारा पत्ता, और जब पत्ता हमारा उत्तर निकल करके आता है तो हमें पता है कि ये हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये हमारा कर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि का हमारा उत्तर क्या से मिल रहा है, हमें पेड़ से पत्ता गिरता है, क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या गिरता है, हमारा उत्तर निकल के आ रहा है पत्ता गिरता है, लेकिन पत्ता गिरता है, अगर पत्ता यहाँ कर्म है तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत उदाहरण नहीं आकर के सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और सबसे ज्यादा बच्चों ने ये गलत किया था ये प्रश्न। यहां अगर आप देखें, मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था कि कहीं कहीं जो कर्ता होता है कर्म के रूप में प्रतीत होता है, यहां एक पत्ता कर्म ना होकर के क्या है, कर्ता है हमारा। क्यों, अगर हम ये पेड़ से इन दो शब्दों को हटा दें, पत्ता गिरता है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है, यहाँ पत्ता कर्ता हो जाता है और गिरता है हमारी क्या है, क्रिया है। इन दो शब्दों से होने से ना होने से वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक जो सत्य वाले जो वाक्य होते हैं हमारे, वो वाक्य हमारे सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके कई और भी उदाहरण हैं जो आपको धीरे धीरे से करा दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप आज सकर्मक क्रिया के उदाहरण और अकर्मक क्रिया के उदाहरण यहाँ देखें। इससे आगे और भी जो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया है उसके आपको उदाहरण करा दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी नोटबुक बना लेंगे और उदाहरणों को इनको आपको विभिन्न माध्यमों के माध्यम से आपके पास तक पहुँचा दिया जाएगा। आप पढ़ते रहें, तब भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स दे करके और बता करके हमको बता सकते हैं, कोई समस्या आए तब भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।